वेलकम टू ऑल। आज हम लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दे के ऊपर डिस्कशन करेंगे, जो कि ना कि केवल एक दो वीक से बल्कि पिछले कई महीनों से न्यूज़ में चल रहा है, विच इज़ रिलेटेड टू द राहुल गांधी का जो डिस्क्वालिफिकेशन केस है। और उसमें हमेशा आप देख सकते हो न्यूज़पेपर में इस पर्टिकुलर इशू, बिकॉज ये बहुत सेंसिटिव और बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, बिकॉज राहुल गांधी इज द वन ऑफ द लीडर ऑफ द बिगेस्ट ओल्डेस्ट पार्टी। और उसके अगर इतने प्रमुख लीडर को आप डिस्क्वालीफाई करते हो तो इसके रिपरकशंस डेमोक्रेसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए बहुत ज़्यादा रेलेवेंट हमारे लिए हो जाता है कि इस पूरे इशू को हर एक पहलुओं से समझना और ये देखना कि इस पूरे कानून जो डिफेमेशन जिसके अंदर राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई किया गया है, क्या ये डिफेमेशन की कानून किस कॉन्टेक्स्ट में लगाया जा सकता है, क्या इस कानून के साथ कुछ प्रॉब्लम है। गुजरात हाई कोर्ट जिसने रिसेंटली अभी राहुल गांधी को मदद देने से मना कर दिया, उनका आर्ग्यूमेंट क्या था, और जो राहुल गांधी के लॉयर्स हैं और जो ऑपोजिशन के लोग हैं जो आपको इस जजमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उनका इस पूरे जजमेंट के ऊपर क्या कहना है। तो ऑल दीज थिंग्स बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू एनालाइज। तो इसी के कॉन्टेक्स्ट में अगर आपको थोड़ा सा राहुल गांधी केस का बैकग्राउंड बताया जाए, तो राहुल गांधी केस में आपको सबसे पहले जो गुजरात के आपके चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट थे जिनका नाम था जज एच वर्मा, उन्होंने सबसे पहली बार राहुल गांधी को 2019 के कॉन्टेक्स्ट में कहे गए एक स्पीच, मतलब जो उसको डिस्क्वालीफाई किया गया था, वो किस स्पीच के लिए किया गया था, वो 2019 के लोकसभा चुनाव के समय राहुल गांधी कोलर कर्नाटका में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। और वहां पे राहुल गांधी ने कहा था कि वाई ऑल द थीव्स, बी इट नीरव मोदी, ललित मोदी और नरेंद्र मोदी हैव मोदी इन देयर नेम्स। तो ये उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में कोलर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में कहा था कि वाई डू ऑल द थीव्स, बी इट नीरव मोदी, ललित मोदी और नरेंद्र मोदी हैव मोदी इन देयर नेम्स। तो ये 2019 के समय ये चीज कहा गया था और फाइनली इसका जजमेंट हमें इस साल देखने को मिला बाय द चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एच वर्मा जज। और इसको फिर राहुल गांधी के जो लॉयर्स हैं उन्होंने इसको चैलेंज किया सेशंस कोर्ट में, और वहां पे भी राहुल गांधी को मदद नहीं मिला। एंड देन फाइनली दे वेंट टू द गुजरात हाई कोर्ट कि भैया इस कन्विक्शन के ऊपर स्टे लगाया जा सके, बट अगेन द गुजरात हाई कोर्ट डिड नॉट एक्सेप्टेड दैट प्ली। एंड फाइनली अब ये मैटर हमारा सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच चुका है, और सुप्रीम कोर्ट ने अभी कल ही इसका हियरिंग अगस्त 4 के लिए शेड्यूल किया है। सो ये आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बताना जरूरी था। अब इस चीज को समझने के पहले, ये पूरे इशू में जाने के पहले आखिरकार समझते हैं कि राहुल गांधी को जो डिस्क्वालीफाई किया गया है अंडर द प्रोविजन ऑफ डिफेमेशन, तो ये डिफेमेशन क्या है। डिफेमेशन बेसिकली एक तरीके का ऐसा टर्म है जो हम लोग यूज करते हैं व्हेन आई एम ट्राइंग टू डिफेम समवन। व्हेन आई एम ट्राइंग टू डिफेम समवन का मतलब होता है कि जब हम इंटेंशनली किसी को हार्म पहुंचाते हैं बाय क्रिटिसाइजिंग हिम विदाउट एनी सब्सटैंशियल बेसिस, मतलब बिना मुद्दे के, बिना कुछ इशू के हम जानबूझकर किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो दैट हमारा ये ऑब्जेक्टिव है कि हम उसके इमेज को पब्लिक में घटा सकें। See, we have freedom of speech and expression, but freedom of speech and expression जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के अंदर हमें दिया गया है, उसमें यह कहा गया कि आपको बोलने की आजादी है, बट ये मतलब नहीं होता है कि आप किसी को जानबूझकर इस तरीके का किसी के प्रति शब्द ऐसा प्रयोग करो जिससे उसका जो पब्लिक में इमेज है वो घट जाएगा। और इसीलिए डिफेमेशन जो है वो एक बहुत प्रॉब्लमेटिक थिंग है, और इसीलिए डिफेमेशन को आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में डाला गया है। आर्टिकल 19 क्लॉज 2 एक तरीके से बेसिकली वहां पे आपको जितने भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अगेंस्ट, तो वहां पे आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में ये सब चीज लिखा गया है। सो डिफेमेशन बेसिकली एक ऐसा प्रोविजन है, या डिफेमेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसका मतलब है किसी को डिफेम करना। डिफेम का मतलब कि आप किसी को जानबूझकर इंटेंशनली किसी को बिना कोई सब्सटैंशियल बेसिस
कि आप किसी को क्रिटिसाइज करके उसका इमेज पब्लिक में घटाना चाह रहे हो। और ये जो डिफेमेशन का कानून है इंडिया में कहां से आया, ये अंग्रेजों ने इंडिया में लाया था। और इस डिफेमेशन का कानून का लॉजिक था टू प्रोटेक्ट द इमेज ऑफ मोनार्क, to protect the image of monarch, because जब English people came to India, so they didn't wanted कि anyone can question or anyone can criticize the crown, because crown is always right। तो उस बेसिस पे अगर कोई भी कुछ भी क्राउन के बारे में वैलिड क्रिटिसिज्म भी दे तो उसके ऊपर डिफेमेशन के चार्जेस लगा दिए जाते थे। एंड आफ्टर द इंडिपेंडेंस इस पर्टिकुलर कानून को हमारा कंटिन्यू किया गया। तो अगर मैं डिफेमेशन की लीगल प्रोविजंस की बात करता हूं तो आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में डिफेमेशन एक ऐसा ग्राउंड है जिसके अंदर आपका फंडामेंटल फ्रीडम राइट जो है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसके ऊपर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। तो पहला आपको जो लीगल बैकिंग होता है डिफेमेशन के कानून का, दैट कम्स फ्रॉम आर्टिकल 19 क्लॉज 2। एंड सेकेंडली जो कि सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू रेप्यूटेशन को एक फंडामेंटल राइट से एलिवेट किया था अंडर द आर्टिकल 21। तो आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 19 क्लॉज 2 दोनों के अंदर आपको डिफेमेशन को कवर किया गया है। अब कितने तरीके के डिफेमेशन होते हैं? सो प्राइमरली दो तरीके के डिफेमेशन होते हैं, सिविल डिफेमेशन और क्रिमिनल डिफेमेशन। अब सिविल डिफेमेशन एक ऐसा सिनेरियो होता है जहां पे फॉर एग्जांपल इफ आई क्रिटिसाइज समवन, मान लो मैंने तुमको क्रिटिसिज्म किया, अब तुम उस क्रिटिसिज्म से तुम्हारा जो इमेज है वो पब्लिक में वो काफी ज्यादा डिक्लाइन हो गया है, और मेरा जो क्रिटिसिज्म है वो जेन्युइन क्रिटिसिज्म नहीं था, हम जानबूझकर एक प्रोपेगेंडा के तहत आपके इमेज को घटाना चाहते हैं। तो आप चले गए जुडिशरी के पास और आपने मेरे खिलाफ सिविल डिफेमेशन का सूट फाइल कर दिया। तो जब आप मेरे खिलाफ सिविल डिफेमेशन का सूट फाइल करते हो तो आपका डिमांड क्या होता है? आप ये चाहते हो कि मेरी वजह से जो आपका पब्लिक में इमेज डाउन हुआ है उसको मैं कंपेंसेट करूं। कैसे कंपेंसेट कर सकता हूं? बाय गिविंग यू सम मनी। तो अब जब आप न्यूज में देखते हो ना कि 500 करोड़ का सिविल डिफेमेशन सूट फाइल किया गया है, तो ये बेसिकली आपका सिविल डिफेमेशन के अंदर काम होता है। जब आपको जेल नहीं होता है, आपको सिविल डिफेमेशन में आपको जेल नहीं होता है, रादर यू कैन गेट अवे विद इट बाय पेइंग अ मॉनेटरी कंपेंसेशन टू द पर्सन whom you have defamed। तो ये सिविल डिफेमेशन का हो गया जहां पे आपको मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन से काम हो जाता है। द सेकेंड कम्स क्रिमिनल डिफेमेशन। अब ये क्रिमिनल डिफेमेशन में आपका कंपल्सरली जेल या फाइन या दोनों आपका होता है। सो क्रिमिनल डिफेमेशन इज समथिंग मोर सीरियस। अब क्रिमिनल डिफेमेशन के अंदर आपको जेल भी हो सकता है, जैसे राहुल गांधी को 2 साल का जेल हुआ, तो क्रिमिनल डिफेमेशन के अंदर आपको जेल हो सकता है। और जनरली इसमें जेल फाइन दोनों का मिक्स होता है, जैसे राहुल गांधी को भी 15,000 का फाइन लगा है और साथ ही साथ 2 साल का जेल का सजा सुनाई दिया गया है। तो क्रिमिनल डिफेमेशन बेसिकली क्या है कि क्रिमिनल डिफेमेशन में एग्जांपल, मैंने आपको डिफेम किया, ठीक है, आपको जानबूझकर आपको क्रिटिसाइज करके आपकी इमेज को पब्लिक में घटाया। अब आप चले गए जुडिशरी में और आपने कहा कि आपने क्रिमिनल डिफेमेशन का सूट फाइल कर दिया। तो आखिरकार क्रिमिनल डिफेमेशन और सिविल डिफेमेशन अलग अलग क्यों है? बिकॉज सिविल डिफेमेशन में जिसको आपने डिफेम किया है उसको लगता है कि उसको मॉनेटरीली कंपेंसेट कर दिया जाए तो उसका जो लॉस हुआ है उसको वो रिकवर कर सकता है। बट कभी कभार कोई ऐसे क्रिटिसिज्म्स भी आप किसी पे कर देते हो जिससे उसका पूरा जिंदगी का कमाया हुआ इज्जत रिस्पेक्ट आप घटा के खत्म कर देते हो, तो वैसे केसेस को मॉनेटरीली कंपेंसेट करके सुधारा नहीं जा सकता। फॉर एग्जांपल, मैंने आपका पूरा इमेज घटा दिया, आपने 50 साल में बहुत अपना अच्छा इमेज बनाया था, अब मैंने उसको पूरा बर्बाद कर दिया, एक प्रोपेगेंडा चलाया आपके खिलाफ, तो क्या आप जो अपने 50 साल का जो रिस्पेक्ट है, जो आपने इज्जत कमाया था, जो नाम कमाया था, क्या आप उसको पैसे से वापस कमा सकते हो? नहीं। तो उस केस में आप मेरे खिलाफ क्रिमिनल डिफेमेशन फाइल करोगे जहां पे आपको मेरा कंपेंसेशन नहीं चाहिए, रादर आप चाहते हो कि आई शुड बी पुट बिहाइंड द जेल, आई शुड बी पुट बिहाइंड द बार। तो क्रिमिनल डिफेमेशन इसीलिए आपको जेल की सजा सुनाई देती है, साथ ही साथ फाइन का होता है या दोनों का होता है। तो ये 2 तरीके के डिफेमेशन थे, सिविल डिफेमेशन, क्रिमिनल डिफेमेशन। अगर मैं क्रिमिनल डिफेमेशन की बात करता हूं, ये कहां पे कवर्ड है, तो ये आईपीसी के सेक्शन 499 और सेक्शन 500, ये दोनों में कवर है। सेक्शन 499 में क्या अगर बात करूं तो वहां पे कहा गया है कि आईपीसी के अंदर सेक्शन 499 ऑफ द आईपीसी, उसने डिफेमेटरी स्टेटमेंट्स को क्रिमिनलाइज किया है। उसने डिफेमेटरी स्टेटमेंट्स को क्रिमिनलाइज किया है, मतलब कि डिफेमेशन इज अ क्रिमिनल ऑफेंस व्हिच हैज बीन मेड अंडर सेक्शन 499 ऑफ द आईपीसी। इसके बाद आते हैं सेक्शन 500 ऑफ द आईपीसी। सेक्शन 500 ऑफ द आईपीसी बेसिकली सजा सुनाता है कि जो भी पर्सन जो किसी को डिफेम करेगा
वो एक क्रिमिनल ऑफेंस है और उसका सजा कितना है? उसका सजा है सिंपल इंप्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड अप टू 2 years, मतलब मैक्सिमम इंप्रिजनमेंट 2 साल का, और विथ अ फाइन और विथ बोथ। तो या तो सजा मैक्सिमम अप टू 2 years और फाइन और सजा प्लस फाइन दोनों। तो ये सेक्शन 499 हो गया और सेक्शन 500 हो गया। अब ये जो डिफेमेशन का कानून है ये किसके अगेंस्ट एप्लीकेबल है? तो एक पहला है आपका लिविंग पर्सन, मतलब आपने किसी एक लिविंग पर्सन को डिफेम किया है तो उसके अगेंस्ट क्रिमिनल ये डिफेमेशन का कानून आ सकता है। सेकंड, कोई पर्सन हु इज पास्ड अवे, फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन मर गया, अब आप उसको जानबूझकर क्रिटिसाइज कर रहे हो सो दैट उसने जो अपने जिंदगी में अपना इज्जत कमाया था, अब आप उसको इतना डिफेम कर दो कि आप लोग जो हैं उसको केवल गलत वे में सोचे। तो ये एक मरे हुए पर्सन, उसके रिलेटिव्स फाइल कर सकते हैं डिफेमेशन केस, ठीक है। तो अगर एक जिंदा पर्सन या एक मरा हुआ पर्सन, दोनों डिफेमेशन के अंदर प्रोटेक्शन को एंजॉय करता है। फाइनली डिफेमेशन किसके अगेंस्ट एप्लीकेबल है? कंपनी, कोई कंपनी को अगर आप मान लो फॉर एग्जांपल अदानी ग्रुप को अभी हाइडेनबर्ग ने बहुत ज्यादा डिफेम करने का कोशिश किया था, तो अगेन अदानी ग्रुप कैन फाइल अ डिफेमेशन सूट अगेंस्ट द हिंडनबर्ग रिसर्च कंसल्टेंसी ग्रुप। एंड लास्टली जो यहां पे आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिफेमेशन इज एप्लीकेबल अगेंस्ट अ कलेक्शन ऑफ पर्सन। कलेक्शन ऑफ पर्सन का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल आप एक पर्टिकुलर कास्ट को कह दिए कि सपोज दिस कास्ट पीपल आर थीव्स, दिस कास्ट पीपल आर मोस्ट वल्गर। तो अगर का ऐसे कलेक्शन ऑफ ग्रुप, एक कलेक्शन ऑफ ग्रुप मतलब एक कॉमन सेट ऑफ पीपल जिनका एक सेम कल्चर है, अगर आप ऐसे कुछ कॉमन सेट ऑफ पीपल जो कि एक ही हैं, जो एक आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, अगर आप उनको भी डिफेम करोगे सो दे कैन कलेक्टिवली फाइल अ डिफेमेशन सूट अगेंस्ट यू। तो यही राहुल गांधी केस में था कि राहुल गांधी की जुडिशरी का यह कहना था कि राहुल गांधी के स्टेटमेंट से पूरे मोदी कम्युनिटी को, जो एक पर्टिकुलर एक सेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, आपने उसको डिफेम किया है। तो ये आपके हो गए एप्लीकेबिलिटी के अगेंस्ट। अगर मैं क्रिमिनल डिफेमेशन की बात करता हूं जो सेक्शन 499 ऑफ द आईपीसी के अंदर कवर है, तो आखिरकार क्रिमिनल डिफेमेशन के अंदर आपको जेल हो रहा है, तो ये एक काफी सीरियस चीज है। तो इसी को चैलेंज किया था सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में, और सुब्रमण्यम स्वामी के इस पिटीशन को डिसमिस किया था सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि क्रिमिनल डिफेमेशन इज नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल, बिकॉज यही कहा गया था कि आप किसी को बोलने से जेल में थोड़ी डाल दोगे, हो सकता है वो जानबूझकर या थोड़ा सा गलती हो गया होगा उससे बोलने में, बट दैट डज नॉट मीन, बिकॉज इन इंडिया वी हैव द फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो कैसे आप किसी को जेल डाल सकते हो? सो क्रिमिनल डिफेमेशन को चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट के बाय द सुब्रमण्यम स्वामी, सेक्शन 499 को चैलेंज किया गया था, बट सुप्रीम कोर्ट ने 2 आर्ग्यूमेंट दिए बेसिकली, कहा कि क्रिमिनल डिफेमेशन जो है दैट इज नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और इसके अगेंस्ट उन्होंने 2 आर्ग्यूमेंट दिए थे। पहला आर्ग्यूमेंट था कि राइट टू रेप्यूटेशन जो आर्टिकल 21 के अंदर आता है, वो इसी जजमेंट में दिया गया था कि देयर इज अ राइट टू रेप्यूटेशन व्हिच इज कवर्ड अंडर आर्टिकल 21। आपको पता है कि आर्टिकल 21 इज द मोस्ट प्रोग्रेसिव प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच हैज बीन कॉन्स्टेंटली टाइम एंड अगेन इंटरप्रेटेड एंड एक्सपैंडेड। तो उसी में अगेन फर्दर एक्सपेंशन करके राइट टू रेप्यूटेशन वर्ड को भी जोड़ा गया था, और यह कहा गया था कि राइट टू फ्री स्पीच अंडर आर्टिकल 19(1)(a has to be balanced against the right to reputation under article 21। ठीक है, तो ये पहला आर्ग्यूमेंट था आपका सुप्रीम कोर्ट में, जो राइट टू रेप्यूटेशन को आर्टिकल 21 के अंदर एक फंडामेंटल राइट का दर्जा दिया, एंड देन इट इज ट्राइंग टू से कि आपका जो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है अंडर आर्टिकल 19(1)(a हैज टू बी बैलेंस्ड अगेंस्ट द आर्टिकल 21। सेकेंड आर्ग्यूमेंट आपका सुप्रीम कोर्ट का क्या था कि अगर मैं क्रिमिनल डिफेमेशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दूं, इसको मैं खत्म कर दूं, तो उससे देश के कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेटर्निटी, सॉलिडारिटी, एकजुटता पे खतरा होगा। नहीं तो क्या होगा, फॉर एग्जांपल सब एक दूसरे को डिफेम करेंगे, कल को मैं जाके इसको डिफेम कर दिया, वो इसको डिफेम कर दिया, तो क्या एक सोसाइटी में एकजुटता रहेगा? क्या सोसाइटी में सॉलिडारिटी रहेगा? और प्रियम्बल कहता है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, तो क्या इस चीज को हम कभी अचीव कर सकते हैं? तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट अगेन मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्रिमिनल डिफेमेशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। इट इज राइट दैट समवन शुड बी सेंट बिहाइंड द बार if they have tried to intentionally defame a person to such an extent that such person cannot be compensated monetarily for that person's loss of public image। तो इसीलिए सेक्शन 499 को आपको कॉन्स्टिट्यूशनल ठहराया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब इस पर्टिकुलर जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्रिमिनल डिफेमेशन सही चीज है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। इस जजमेंट के साथ कुछ बेसिक रैशनल प्रॉब्लम्स भी हैं। उसमें पहला प्रॉब्लम है कि आपने कहा कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन
जो कि आर्टिकल 19(1) के अंदर है और आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू रेपुटेशन है। इस दोनों को बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस करेंगे आपने एक्सप्लेन नहीं किया, तो ये पहला प्रॉब्लम है। सेकंड प्रॉब्लम है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑलरेडी आर्टिकल 19(1) के अंदर है और राइट टू रेपुटेशन तो ये आपने बाद में दिया है। तो क्या अगर राइट टू रेपुटेशन इतना ही इंपॉर्टेंट होता तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को पहले से नहीं देते? तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने दिया कौन सा राइट था आपको? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। दैट मींस कि वो बहुत इंपॉर्टेंट राइट है। अब क्या किया आपने, उसको कंपेयर करने लगा राइट टू रेपुटेशन से, और राइट टू रेपुटेशन कौन दिया? 5 जज मिलकर दिए हैं। ठीक है, सो ये जो है ये प्रॉब्लम है कि आपने एक बाहर से फंडामेंटल राइट को ले आया और उसको एक एग्जिस्टिंग फंडामेंटल राइट के मुकाबले में आप उसको कंपेयर कर रहे हैं। थर्ड प्रॉब्लम क्या है इस जजमेंट में कि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेटर्निटी, जो आपने वर्ड यूज किया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेटर्निटी को बचाने के लिए हमको क्रिमिनल डिफेमेशन को अलाउ करना पड़ेगा, नो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेटर्निटी आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में है ही नहीं। तो अगेन आप एक तरीके से बाहर से कोई एक्स्ट्रा टर्म लाके आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में डाल के फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसको आप रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चैलेंजेस थे हमारे इस पर्टिकुलर जजमेंट में। ठीक है, अब आते हैं हम लोग आपको पॉलिटिक्स एंड डिस्क्वालिफिकेशन में। तो ये कुछ डिफेमेशन था। तो डिफेमेशन कितने प्रकार के होते हैं, आईपीसी के किस सेक्शन में कवर है, कौन कौन डिफेमेशन के अगेंस्ट प्रोटेक्टेड है, और क्रिमिनल डिफेमेशन क्या कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इतने टॉपिक किया। अब हम आते हैं पॉलिटिकल डिस्क्वालिफिकेशन जो राहुल गांधी जी के केस के साथ जुड़ा हुआ है और उसको डिफेमेशन के साथ देखते हैं। अब अगर हम बात करें कि कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर इंडिया में वो डिस्क्वालीफाई होगा तो वो किस ग्राउंड्स में होगा, वो किस ग्राउंड्स में एक पर्टिकुलर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन बी डिस्क्वालीफाइड, इसके 2 जगह कवर्ड है। 2 जगह इस चीज के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा। पहला आपको मिलेगा आर्टिकल 102 के अंदर मेंशन, लेकिन तो फर्स्ट आर्टिकल 102 टॉक्स अबाउट डिस्क्वालिफिकेशन, और उसमें क्या कहा गया आर्टिकल 102 में कि अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विल बी डिस्क्वालिफाइड अगर वो कोई एक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड करता है, if that person is of unsound mind or insolvent or if that MP is not a citizen of India। ठीक है, तो ये आर्टिकल 102 के अंदर मेंशन किया गया कि कोई भी पर्सन वो डिस्क्वालिफाइड होगा फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शन और बिकमिंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इफ he or she is holding office of profit, is of unsound mind or insolvent and not being a citizen of India। साथ ही साथ ये आर्टिकल ये भी कहता है कि इसके अलावा पार्लियामेंट एक ऐसा कानून ला सकती है जिसके अंदर और भी ग्राउंड्स के अंदर एक पर्टिकुलर पर्सन या एक एमपी को डिस्क्वालीफाई करती है। तो वही कहा गया आर्टिकल 102 में कि इट आल्सो ऑथराइजेस द पार्लियामेंट टू मेक लॉ डिटरमाइनिंग कंडीशंस ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। और इसी लॉ के इसी कंडीशन इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर पार्लियामेंट ने एक लॉ लाया जिसका नाम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के अंदर सेक्शन 8 क्लॉज 3 को ऐड किया गया। और सेक्शन 8 क्लॉज 3 अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में क्या कहा गया कि अगर कोई भी पर्सन या कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर कोई भी ऐसे केस में कन्विक्ट होता है, दोषी पाया जाता है, जिस क्राइम का सजा 2 साल से अधिक है, जिस क्राइम का सजा 2 साल या 2 साल से अधिक है, then that person will be automatically disqualified। जैसे ही उसको कन्विक्ट किया जाएगा उसी मोमेंट वो आपको डिस्क्वालिफाइड है फॉर आइदर कंटेस्टिंग द इलेक्शन और बिकमिंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। कितने साल के लिए डिस्क्वालिफाइड है? जितने साल तक वो जेल में रहेगा। फॉर एग्जांपल मान लो 5 साल की सजा हुई तो 5 साल प्लस जेल से निकलने के बाद 6 साल और, मतलब 5 + 6। ठीक है, सो ये कहा गया कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 8 क्लॉज 3 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 व्हिच गाइड्स द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ लेजिस्लेटर, यहां पे कहा गया है कि द मोमेंट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एंड सेंटेंस्ड फॉर एटलीस्ट 2 years, she or he attracts disqualification। and this disqualification कितने समय के लिए रहेगा? जितने साल वो imprisoned है और उसके बाद जेल से निकलने के 6 साल तक। और इसको इस चीज से बच कैसे सकता है, डिस्क्वालिफिकेशन से बच कैसे सकता है? फॉर एग्जांपल अगर कोई लोअर कोर्ट ने उसको कन्विक्शन दिया और वो इसको अपर कोर्ट में अपील कर दिया और अपर कोर्ट ने उसको बाइज्जत बरी कर दिया, मतलब उस एक्यूज को कहा कि ये इनोसेंट है, या तो उसके कन्विक्शन का मतलब दोषी, कन्विक्शन के ऊपर स्टे लगा दिया। ठीक है, अगर कोई लोअर कोर्ट ने कहा कि दिस पर्सन इज कन्विक्टेड, तब तो वो डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा।
उस चीज को ये बचने के लिए, उस चीज से ये बचने के लिए क्या कर सकता है, वो उस जजमेंट को अपील करे अपर कोर्ट में, और अपर कोर्ट अगर उसको बाइज्जत बरी कर देती है, दैट मींस उसको इनोसेंट कर देती है, या नहीं तो उसके कन्विक्शन के ऊपर स्टे लगा देती है, तो वो दोनों केसेस में जो पर्सन डिस्क्वालिफाइड है वो अपना डिस्क्वालिफिकेशन से बच सकता है। तो ये पहला लॉ ऑन डिस्क्वालिफिकेशन है विच इज कवर्ड अंडर आर्टिकल 102। सेकंड कहां पे कवर है, 10th शेड्यूल में। 10th शेड्यूल में भी आपको डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बात किया गया है, लेकिन वहां पे जो डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बात किया है, इट इज बेसिकली रिलेटेड टू द डिफेक्शन। वो डिफेक्शन से आपको मिलता जुलता है। अब एक बहुत बड़ा इस पर्टिकुलर जो हमने बात किया था पार्लियामेंट एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर सेक्शन 8 क्लॉज 3 डाला था। इसमें एक प्रॉब्लम था कि उसी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में जहां पे सेक्शन 8 क्लॉज 3 में लिखा गया था कि जो भी पर्सन 2 साल या 2 साल से अधिक की सजा होता है तो उसको डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा तुरंत, उसी में कहा गया था सेक्शन 8 क्लॉज 4 था। उसी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में सेक्शन 8 क्लॉज 4 है, जहां पे यह कहा गया है कि अगर कोई एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसको किसी कोर्ट से सजा मिल गया 3 साल का, मान लो, तब तो वो डिस्क्वालीफाइड है। लेकिन यदि वो अगर इस कन्विक्शन जब उसको मिला उसके 3 महीने के अंदर अगर वो इस केस को किसी अपर कोर्ट में चैलेंज कर देता है, देन उसको डिस्क्वालिफिकेशन से बचाया जा सकता। ठीक है, सो सेक्शन 8 क्लॉज 3 में कहा गया था कि द मोमेंट अ एमपी और अ पर्सन इज कन्विक्टेड, देन दैट पर्सन कैन नॉट कंटेस्ट फॉर द इलेक्शन फॉर द term for the time under which his imprisonment, and then after coming from imprisonment for the next 6 years. But section 8 clause 4 में कहा गया था कि only the MP, ये केवल MP के लिए है। section 8 clause 4 में कहा गया कि कोई भी सांसद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर अपने कन्विक्शन के डेट के 3 महीने अंदर वो उस अपने केस को वापस से अपर कोर्ट में ले जाता है, देन उसके डिस्क्वालिफिकेशन को रोका जा सकता है। तो सेक्शन 8 क्लॉज 4 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, जिसके अंदर कन्विक्टेड लॉ मेकर has the power to remain in offense on the ground that appeals have been fined within 3 months of the conviction. इसी प्रोविजन को सुप्रीम कोर्ट ने अपने लिली थॉमस केस 2013 में स्क्रैप कर दिया। इसी को, ये जो प्रोटेक्शन दिया गया है एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कि वो 3 महीने के अंदर अगर अपील करेगा तो उसके डिस्क्वालिफिकेशन को रोका जा सकता है, इस पर्टिकुलर प्रोविजन को डिस्क्रिमिनेटरी कहा गया और सुप्रीम कोर्ट ने इसको लिली थॉमस केस 2013 में खत्म कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट का आर्ग्यूमेंट क्या था, क्यों कहा गया था? बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यार आपको आर्टिकल 102 के अंदर एक कानून लाना था जिसके अंदर आप डिस्क्वालिफिकेशन रेगुलेट करोगे, लेकिन आपने क्या किया है, एक तरीके से 2 कानून ले आया है। कैसे? 2 कानून ऐसे लाया है कि एक कानून लाया है अपने कोई ऑर्डिनरी पर्सन के लिए जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, और दूसरा कानून लाया है अपने किसी एक एमपी के लिए। ये कैसे? समझ आ रहा है? पहला कानून लाया है उसने एक नॉर्मल पर्सन के लिए, और दूसरा लाया उसने एक एमपी के लिए। ये कैसे बात हो गया? फॉर एग्जांपल, अगर मान लो मैं एक नॉर्मल पर्सन हूं, मैं एक एमपी नहीं हूं, मान लो मैं कन्विक्टेड हो गया, मुझे सजा हो गई 3 साल, तो क्या अब मैं क्या इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता हूं? नहीं, मैं इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकता बिकॉज 2 साल से अधिक की सजा है। ठीक है, तो मेरा तो अब 3 साल जेल और उसके बाद 6 साल और 9 साल तो मैं इलेक्शन ही नहीं लड़ पाऊंगा। लेकिन अगर मान लो मैं एक एमपी हूं और मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं और मुझे सेम 3 साल की सजा हुई, तो मैंने क्या किया कि 3 महीने के अंदर अपने इस जजमेंट को ले गया अपर कोर्ट में। तो अगर मैं अपर कोर्ट में इसको अपील कर दिया तब तो नॉन एलिजिबल। तो उस केस में आप इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन फॉलो कर रहे हो, एक ऑर्डिनरी पर्सन के केस में जहां पे वो जैसे ही कन्विक्शन हुआ उसका इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन हो गया। और सेकंड केस में आप कह रहे हो कि उस पर्सन एक अगर एमपी है उसका डिस्क्वालिफिकेशन को रोका जा सकता है जब तक एक अपर कोर्ट उस पर जजमेंट ना सुना दे। तो एक तरफ इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन और दूसरी तरफ आप डिफर्ड डिस्क्वालिफिकेशन कर रहे हो। ठीक है, सो दिस इज अ प्रॉब्लमेटिक। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा लिली थॉमस के अंदर कि ये जो आपने 2 तरीके के कानून लाए हैं वो आप constitutionally allowed नहीं थे। Under Article 102 you have to only bring one constitution which is equally applicable for all, but now in this case you have brought one law for the MP and one law for the ordinary person, and for MP you have deferred the disqualification process, and for the ordinary section you have gone with the immediate disqualification। तो ये एक discriminatory है और इसीलिए आपको इसको हटा दिया गया। तो इसका मतलब अगर मैं आज की बात करता हूं तो अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या कोई नॉर्मल पर्सन
अगर वो कोई भी ऐसे सजा में कन्विक्ट होता है जिसकी सजा 2 साल या 2 साल से अधिक है, तो वो ऑटोमेटिकली तुरंत डिस्क्वालीफाई हो जाता है। मोमेंट जैसे ही उसको सजा हुई उसी समय से वो डिस्क्वालीफाइड है। मतलब उसको वेट करने की जरूरत नहीं कि हम अगले महीने डिस्क्वालीफाइड होंगे या 2 महीने बाद डिस्क्वालीफाइड होंगे। ये है आपको द मोमेंट व्हेन अ पर्सन इज बीइंग कन्विक्टेड और अ एमपी इज बीइंग कन्विक्टेड फॉर अ क्राइम व्हिच अट्रैक्ट्स अ पनिशमेंट ऑफ मोर देन 2 years, देन फ्रॉम दैट मोमेंट ओनली द पर्सन इज डिस्क्वालीफाइड। अब ऑल्दो ये जो सुप्रीम कोर्ट का लिली थॉमस केस में जजमेंट था, ये समझ में आता है कि इसको डिस्क्रिमिनेटरी था तो इसको हटाया गया, बिकॉज ऑर्डिनरी पर्सन और एमपी भी कैसे आप कर सकते हो। बट इससे एक प्रॉब्लम भी है। इससे एक प्रॉब्लम ये है जो कि हम लोग अभी देखे भी आपको, लक्षद्वीप एमपी, जो अभी आप न्यूज में सुनोगे, लक्षद्वीप एमपी मोहम्मद फैजल के केस में ये प्रॉब्लम हमें देखा गया। बिकॉज लिली थॉमस केस को आज बहुत ज्यादा उसमें प्रॉब्लम्स है। कैसे प्रॉब्लम्स है देखो, फॉर एग्जांपल लक्षद्वीप एमपी मोहम्मद फैजल केस का क्या हुआ देखो। लक्षद्वीप का जो एमपी है मोहम्मद फैजल केस, उसको 10 साल का सजा मिलता है, रिगरस पनिशमेंट मिलता है 10 साल का। किस केस में? अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में उसको सेक्शन 307 ऑफ द आईपीसी अटेम्प्ट टू मर्डर, उसके अंदर उसको 10 साल का सजा सुनाई जाता है बाय अ लोकल कोर्ट। ठीक है, अब 10 साल का सजा सुनाई दे दिया गया तब तो वो डिस्क्वालीफाई हो गया। तो इमीडिएटली क्या हुआ कि जो लोकसभा सेक्रेटेरिएट है उसने कहा कि नाउ दिस पर्टिकुलर एमपी इज नो लॉन्गर विद अस, इसका ये डिस्क्वालीफाइड हो चुका है और लक्षद्वीप का जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो सीट अब खाली हो चुका है। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने एक तरीके से बाइपोल का डेट भी अनाउंस कर दिया। लेकिन उसी जब ये सब चीज चल ही रहा था कि जो एमपी है मोहम्मद फैजल, उसने जो लोकल कोर्ट है उसके जो जजमेंट है उसको अपील किया केरला हाईकोर्ट के सामने। और केरला हाईकोर्ट ने इस केस में क्या किया, उसके कन्विक्शन के ऊपर स्टे लगा दिया कि हाँ ये कन्विक्शन को रोका जाए, स्टे लगा, कन्विक्शन को खत्म नहीं किया गया, मतलब उसको बाइज्जत बरी नहीं किया गया है, मतलब इज नॉट कंप्लीटली कंसिडर्ड इनोसेंट, बट यस उसके कन्विक्शन के ऊपर स्टे लगाया गया है। तो जैसे ही उसके कन्विक्शन के ऊपर स्टे लग गया, तो अब तो इलेक्शन हो नहीं सकता है, अब तो इलेक्शन बिकॉज उसकी डिस्क्वालिफिकेशन खत्म हो गई। तो ये प्रॉब्लम है। अगर मान लो केरला हाईकोर्ट 10 दिन बाद देती यही जजमेंट और तब तक इलेक्शन कमीशन ने बाइपोल करके इलेक्शन कंडक्ट कर लिया और एक नया एमपी आ गया और एक नया एमपी चुन के आ गया, उसके 10 दिन के बाद केरला हाईकोर्ट ने कहा कि जो एमपी है मोहम्मद फैजल, ही इज नॉट गिल्टी, तो अब क्या होगा? क्या पुराने एमपी का सीट जाएगा? नहीं, पुराने एमपी का तो सीट जा नहीं सकता है, वो अब इलेक्टेड हो चुका है 5 साल के लिए। तो यही प्रॉब्लम है इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन के साथ। ठीक है, यही प्रॉब्लम है इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन के साथ। समझ में आया? तो मोहम्मद फैजल के केस में आपका यही चीज हुआ कि वो उस पर्सन को आपको 10 साल का सजा सुनाई दिया गया, 10 साल का सजा सुनाई दिया गया तो वो इमीडिएटली डिस्क्वालिफाइड हो गया, वो आपका इमीडिएटली डिस्क्वालिफाइड हो गया। और इमीडिएटली डिस्क्वालिफाइड होने की वजह से लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने कहा कि दिस पर्सन इज डिस्क्वालिफाइड, उसके सीट को खाली घोषित कर दिया गया। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इस सीट पे इलेक्शन होगा। लेकिन ये सब चीजें हो ही रही थी, उसके बीच में केरला हाईकोर्ट ने उसके कन्विक्शन के ऊपर स्टे लगा दिया। लेकिन यही प्रॉब्लम है कि अगर इलेक्शन कमीशन उस बाइपोल को सक्सेसफुली कंडक्ट करके एक नया एमपी को उस सीट पे चुनती, तो क्या होता कि जब मोहम्मद फैजल को उस केरला हाईकोर्ट का जजमेंट बाद में आता, तो क्या उस पुराने एमपी जो या जो नया एमपी जो सेलेक्ट हुआ है उसका सीट खाली होता या क्या होता? सो दिस इज द प्रॉब्लम विद द लिली थॉमस केस, जिसको हम लोग को देखने को मिला लक्षद्वीप के एमपी के मोहम्मद फैजल केस पे। सिमिलरली आजम खान जो एक समाजवादी पार्टी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसके साथ भी कुछ इसी तरीके से हुआ कि 2022 में उसको कन्विक्ट किया गया था योगी आदित्यनाथ के अगेंस्ट हेट स्पीच देने में ड्यूरिंग द 2019 लोकसभा इलेक्शंस, राइट। सो आजम खान को कन्विक्ट किया गया था 2019 लोकसभा चुनाव के समय उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के अगेंस्ट हेट स्पीच देने में। उसको 3 साल की सजा सुनाई दी गई थी फ्रॉम द रामपुर कोर्ट और इसकी वजह से उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। लेकिन फाइनली 2023 में और उसके बाद वो डिस्क्वालीफाई हो गया, उसकी सीट खाली हो गई और जो इलेक्शन कमीशन है उसमें बाइपोल कंडक्ट किया, बाइपोल करके एक नया एमपी भी चुन के आ गया। लेकिन आज इस साल मई 2023 में अगेन समाजवादी पार्टी जो लीडर आजम खान है उसको बाइज्जत बरी एक्विट किया गया, मतलब नॉट कन्विक्टेड, एक्विटेड। सो फाइनली गॉट नाउ एक्विटेड इन द 2019 हेट स्पीच। अब क्या होगा? अब तो वो एक्विटेड हो चुका है लेकिन उसका सीट तो चला गया, उस पर एक नया एमपी भी चुन के आ गया है। तो दिस इज द प्राइमरली द प्रॉब्लम ऑफ लिली थॉमस। और ये पूरा प्रॉब्लम का जगह समझ इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन, क्योंकि जब मोमेंट उस पर्सन को कन्विक्ट किया जाता है वो तुरंत ही डिस्क्वालीफाई हो जाता है, तो उसको चांस ही नहीं मिलता है कि उसको अपील करे और उसमें इस चीज को अपील करके ट्राई करे कि अपने जजमेंट को रिवर्स कर दे। लेकिन ये तब तक जब तक होगा तब तक एक नया एमपी चुन के उस सीट पे आ गया हो। तो ये एक प्रॉब्लम है
जो हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमने बात किया लॉ ऑन डिस्क्वालिफिकेशन, उसके अंदर हमने बात किया आर्टिकल 102। आर्टिकल 102 के अंदर पार्लियामेंट को कहा गया कि आप लॉ ला के डिस्क्वालिफिकेशन को गाइड कर सकते हैं। उस कॉन्टेक्स्ट में पार्लियामेंट ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 लाया, उसमें सेक्शन 8 क्लॉज 3 हमने देखा। देन हमने बात किया सेक्शन 8 क्लॉज 4 के बारे में, और सेक्शन 8 क्लॉज 4 के अंदर जो एक एमपी को एक तरीके से उसके डिस्क्वालिफिकेशन में डिले करता है, उसको स्ट्रक डाउन किया सुप्रीम कोर्ट ने लिली थॉमस केस में। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम क्या है वो हमें देखने को मिला लक्षद्वीप एमपी मोहम्मद फैजल के केस में, और साथ ही साथ आजम खान के केस की। इसके बाद आते हैं हम लोग राहुल गांधी के केस में। अब वी आर गोइंग टू कम राहुल गांधी केस। और जैसे हमने बात किया कि राहुल गांधी को सबसे पहले चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एच वर्मा जज साहब ने 2 साल की सजा सुनाई है। और क्यों सुनाई है? बिकॉज वो क्रिमिनल डिफेमेशन के अंदर लायबल है। क्यों लायबल है? बिकॉज उसने कहा है व्हाई डू ऑल थीव्स बीट नीरव मोदी, ललित मोदी और नरेंद्र मोदी हैव मोदी इन देयर। तो अब इसमें जो जुडिशरी है उसका क्या स्टैंड है ये समझते हैं कि जुडिशरी ने क्यों कहा है कि हाँ ये इतना सीरियस ऑफेंस है कि इसको 2 साल की सजा सुनाई देनी चाहिए अंडर क्रिमिनल डिफेमेशन। तो सबसे पहला जो जुडिशरी का पॉइंट है कि जो राहुल गांधी ने वर्ड यूज किया कि व्हाई डू ऑल द थीव्स हैव मोदी इन देयर नेम। तो ये जो चीज राहुल गांधी ने यूज किया है ये बेसिकली 13 करोड़ मोदी कम्युनिटी को डिफेम करने का काम किया है सिंपली पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स के लिए। ठीक है, अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स के लिए 13 करोड़ पीपल हु कैरी द सरनेम मोदी, उनको बदनाम करने के लिए राहुल गांधी का एक अटेम्प्ट है। दैट मीन्स कि जो जुडिशरी है वो कह रही कि जो मोदी है, बिकॉज हमने बात किया था शुरू में कि जो डिफेमेशन है, जो क्रिमिनल डिफेमेशन है, वो किस केसेस में आपका किसके अगेंस्ट एप्लीकेबल है? तो पर्सन, a living person or a dead person, and third हमने बात किया था कंपनी, एंड फोर्थ अ कलेक्शन ऑफ पर्सन। तो कलेक्शन ऑफ पर्सन में बात किया, कलेक्शन ऑफ पर्सन का मतलब नहीं कि एमॉर्फस होना चाहिए, फ्लूइड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे कुमार करके एक सरनेम होता है, तो कुमार सरनेम इज यूज्ड नॉट ओनली बाय वन कम्युनिटी बट दैट इज यूज्ड बाय पर्संस बिलोंगिंग टू मेनी डिफरेंट कम्युनिटी। तो इसमें जो आपका कलेक्शन ऑफ ग्रुप ऑफ पर्संस है जो क्रिमिनल डिफेमेशन के अंदर प्रोटेक्शन एंजॉय करता है, सो दिस कलेक्शन ऑफ ग्रुप ऑफ पर्सन हैज टू बी क्लियरली आइडेंटिफाइबल, दे शुड हैव देयर ओन डिस्टिंक्टिव कल्चर, दे शुड हैव देयर ओन डिस्टिंक्टिव आइडेंटिटी व्हिच मेक्स देम सेपरेट फ्रॉम अदर। मतलब ऐसा नहीं कि आपको एक नॉर्मल कॉमन आइडेंटिटी होना चाहिए, राइट? सो डिफेमेशन के अंदर अगर आप कह रहे हो कि कलेक्शन ऑफ ग्रुप इसके अंदर है, तो दैट कलेक्शन ऑफ ग्रुप डज नॉट हैव टू बी amorphous, rather it has to be well defined and identifiable class। तो राहुल गांधी के जो लॉयर्स उनका यही कहना था कि जो मोदी नाम है, जो मोदी सरनेम है, ये मोदी को एक पर्टिकुलर कम्युनिटी रिप्रेजेंट नहीं करता है। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे मुस्लिम्स भी हैं, पारसीज भी हैं जो मोदी टाइटल को यूज करते हैं। तो मोदी एक कोई कम्युनिटी नहीं है जो कि बाकियों से अलग है, रादर मोदी इज अ सरनेम व्हिच इज यूज्ड बाय मेनी पीपल। तो अगर ये केस है, दैट मीन्स कि मोदी सरनेम और मोदी कम्युनिटी डज नॉट रिप्रेजेंट अ clearly well defined identifiable case, and if that is not the case, so then why or how Rahul Gandhi can be convicted in this particular case, right? तो पहला पॉइंट जुडिशरी का यही था कि people with the surname Modi or belonging to the Modi community constitutes a well defined and identifiable class. This speech was made by Rahul Gandhi for political gain by defaming 13 crore people who carry the surname Modi. सेकेंड आर्ग्यूमेंट क्या कहा गया था कि राहुल गांधी एक बहुत इंपॉर्टेंट लीडर हैं, वो एक एमपी हैं, और वो जब वो पब्लिक लाइफ में बात करते हैं तो उनके बातों को लोग और ज्यादा सीरियस लेते हैं। इसीलिए आपके पास इतने बड़े लीडर को सीरियसली अपना कमेंट देना चाहिए, इस तरीके से आपको किसी स्टेटमेंट्स को नहीं देना चाहिए। और साथ साथ गुजरात हाई कोर्ट ने यहां तक कहा है कि इस तरीके की चीज को अगर हम लोग ढील देते हैं तो इससे पॉलिटिक्स के लिए काफी ज्यादा खराब है, बिकॉज नाउ देयर इज अ टाइम फॉर रिफॉर्म और ब्रिंग प्योरिटी इन द पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स में प्योरिटी लाने के लिए ऐसे स्टेटमेंट्स को हम सिंपल वे में नहीं छोड़ सकते हैं। फिर गुजरात हाई कोर्ट ने कहा है कि जो जब आपको क्योंकि ये यहाँ के जो लॉयर्स हैं, क्योंकि राहुल गांधी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी का यही कहना था कि इस कन्विक्शन के ऊपर स्टे लगाया जाए, बट गुजरात हाई कोर्ट ने कहा कि स्टे ऑफ कन्विक्शन इज नॉट अ रूल but an exception to be resorted only in the rare case, ठीक है? तो जुडिशरी का ये कहना था पहला कि जो मोदी वर्ड है वो एक वेल डिफाइंड एंड आइडेंटिफाइबल क्लास है, एंड हेंस इट इज प्रोटेक्टेड अंडर द डिफेमेशन। और वो 13 करोड़ कम्युनिटी को राहुल गांधी ने अपने स्पीच से डिफेम किया है ओनली फॉर द पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट। राहुल गांधी को अपोजिशन के मेंबर हैं, पब्लिक फिगर हैं, तो इसलिए उनको अपना बात बहुत ध्यान से रखना चाहिए, बिकॉज उनके बातों को लोग बहुत ज्यादा सीरियस लगता है। गुजरात हाई कोर्ट ने कहा कि द नीड ऑफ द आवर इज टू हैव प्योरिटी इन पॉलिटिक्स।
और साथ ही साथ गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि स्टे ऑफ कन्विक्शन इज नॉट अ रूल बट एन एक्सेप्शन टू बी रिजॉल्व इन द रेयर केस। अब आपको लगता होगा कि ये सब चीजें ठीक है, ये ऐसा आपका होना चाहिए था, सबको लगता है कि हाँ मोदी कम्युनिटी को डिफेम किया गया है, तो आखिरकार इस पर्टिकुलर जजमेंट के अगेंस्ट जो चैलेंजेस हैं या जो लॉयर्स विच आर रिप्रेजेंटिंग राहुल गांधी उनका क्या कहना है उसके बात को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला जो आर्ग्यूमेंट है अभिषेक मनु सिंघवी का जो गांधी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सबसे पहला है कि मोदी जो सरनेम है इट डज नॉट रिप्रेजेंट अ वेल डिफाइंड एंड आइडेंटिफाइबल क्लास। ठीक है, मोदी वर्ड जो है वो केवल कोई एक कम्युनिटी के लोग यूज नहीं करते हैं, रादर बहुत सारे कम्युनिटी के लोग मोदी यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल मुस्लिम्स भी यूज करते हैं एंड पारसीज भी यूज करते हैं। तो अगर इट मोदी इज नॉट अ वेल डिफाइंड एंड आइडेंटिफाइबल क्लास, देन हाउ कैन यू इम्पोज चार्जेस अगेंस्ट गांधी अंडर सेक्शन 499 ऑफ द आईपीसी। तो यही है कि मोदी डज नॉट इंडिकेट अ डेफिनेट clearly identifiable group of person. The surname Modi is even used with Muslims and Parsis besides a number of Hindu. यही आपको, बिकॉज अगर डिफेमेशन देखेंगे तो हमने बात किया था शुरू में, क्रिमिनल डिफेमेशन, लिविंग पर्सन, डेड पर्सन, एसोसी, कंपनीज एंड फाइनली अ कलेक्शन ऑफ ग्रुप। कलेक्शन ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल का मतलब क्या होता है, दे शुड बी वेल डिफाइंड एंड आइडेंटिफाइबल क्लास। सेकेंड है, क्या जरूरत है मैक्सिमम पनिशमेंट का। ये बहुत रेयर केस नहीं है कि एक एमपी को आप मैक्सिमम पनिशमेंट दे रहे हो 2 साल का, तो क्या यही इंटेंशन था, बिकॉज आप चाहते थे कि डिस्क्वालीफाई हो। ठीक है, उसके बाद है कि अगर मान लो आपने मैक्सिमम पनिशमेंट दे दिया, उसको 2 साल की सजा सुना दी, तो वो तो डिस्क्वालीफाई हो गया। तो अगर वो डिस्क्वालीफाई हो गया तो इससे क्या जो लोगों का मैंडेट था विच दैट एमपी वाज एंजॉयिंग फॉर द 5 years, क्या उसका वायलेशन नहीं है, क्योंकि लोगों ने चुन के भेजा था उसको, तो क्या उसका वायलेशन नहीं है। सेकेंड, क्या आपने इसको डिस्क्वालीफाई किया, अब एक नया चुनाव करना पड़ेगा बाईपोल में अगेन पैसा खर्च होगा, तो क्या इस चीज को नोटिस किया गया कि इससे प्रॉब्लम क्या है। आप किसी पर्सन को अगर इमीडिएटली डिस्क्वालीफाई कर देते हो तो उससे प्रॉब्लम क्या है, एक तो पहले क्या है, रिजेक्शन ऑफ द मैंडेट ऑफ द इलेक्टोरेट, एंड सेकंड इट कॉस्ट अ हाई बर्डन ऑफ द एक्सचेकर। तो क्या इसको गुजरात हाई कोर्ट या जितने भी लोअर कोर्ट्स हैं जब अपना जजमेंट दे रहे थे, तो क्या इसको अकाउंट किए अपने जजमेंट में, इससे कितना खर्च होगा मॉनेटरीली कॉस्ट, और इससे आपको मैंडेट ऑफ द इलेक्टोरेट पे क्या असर पड़ेगा। थर्ड, राहुल गांधी का यह कहना था कि पार्लियामेंटेरियंस जो ऑपोजिशन में है, they cannot always talk in a very fancy manner. They have to be sometimes talk to the street in their manner because they are playing the street politics. को लोगों से कनेक्ट करने के लिए आपको इस तरीके के बात यूज करना पड़ता है। तो इसलिए राहुल गांधी के जो लॉयर्स उनका ये कहना है कि आप जो है वर्ड्स को ना पकड़े, रादर आप ये देखें कि मेरा एसेंस क्या था राहुल गांधी का कहने, उसका टोन क्या था। ये मत समझो कि आप उसने क्या कहा, उसका वर्ड क्या था एंड ऑल दोस थिंग्स। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इन विच कॉन्टेक्स्ट और व्हाट वाज द एसेंस एंड स्पिरिट अंडर विच दैट पर्टिकुलर स्पीच वाज। एंड सेकंड कहा गया था कि जो परनेश है, बिकॉज डिफेमेशन के अंदर क्या है, जो अफेक्टेड पार्टी वही डिफेमेशन के अंदर आपके अगेंस्ट सूट फाइल करता है। तो राहुल गांधी के लॉयर्स का ये कहना था कि परनेश जो है वो पहले मोदी था ही नहीं। इनफैक्ट 1998 तक वो बटवाला सरनेम यूज करता था एंड 1998 में ही बटवाला से वो अपने सरनेम को मोदी को चेंज किया है। That means कि complainant Purnesh was not an aggrieved person and has the no right to file a complaint. अगर किसी को कंप्लेन करना है तो वो प्राइम मिनिस्टर मोदी ही आके कर। और हमने देखा केरला हाईकोर्ट के केस में, अब देखो केरला हाईकोर्ट ने मोहम्मद फैजल जो कि लक्षद्वीप का एमपी है, उसके कन्विक्शन के ऊपर स्टे लगा दिया। क्यों स्टे लगाया गया, बिकॉज केरला हाईकोर्ट ने ये कहा कि जब तक यार मान लो अगर तुम इस पर स्टे नहीं लगाते तो इसका सीट खाली, नया एमपी आ जाता, बट इससे खर्च होता है एंड ऑल दोस थिंग्स। तो ये एमपी है, तो क्या इसको तब तक प्रोटेक्ट नहीं करना चाहिए जब तक इस पे फाइनली अपर कोर्ट का जजमेंट ना आ जाए। ठीक है, बिकॉज दिस पर्सन दिस अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस विच रिप्रेजेंट्स द मैंडेट ऑफ द पीपल। तो अगर केरला हाईकोर्ट इस तरीके से सोचती है, और वो भी किसके कन्विक्शन को स्टे कर रही है, फॉर अ एमपी हु इज एंजॉयिंग और हु हैज बीन रिवॉर्डेड 10 years ऑफ रिगरस इंप्रिजनमेंट, और यहां पे आप राहुल गांधी के एक स्टेटमेंट के ऊपर इतना ज्यादा आप कह रहे हो कि क्या हो गया, वो हो गया, ये हो गया, कि उसको 2 साल सिंपल इंप्रिजनमेंट हुआ है, उस केस में आप उसके कन्विक्शन को स्टे नहीं लगाए हो। That is again a very big problem, right? So ये Kerala High Court which recently stayed the conviction of Mohammed Faisal, the MP of Lakshadweep, under section 307 of the attempt to murder IPC after taking note of the representative nature of his office. Supreme Court refused to stay the order of Kerala High Court Mr. Faisal case when the UT administration filed an appeal. The term of sentence imposed on this case was 10 years rigorous imprisonment, whereas in defamation case the sentence is for 2
तो ये कुछ चैलेंजेस, राइट। सो जुडिशरी का स्टैंड क्या है कि मोदी कम्युनिटी एक वेल डिफाइंड आइडेंटिफाइबल क्लास है, 13 करोड़ का कम्युनिटी है जिसको राहुल गांधी ने डिफेम किया है फॉर पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव। सेकंड, राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी के और इन स्टेटमेंट पर रुक जाना चाहिए था, बट ये कोई जरूरत नहीं था कि वो मोदी कम्युनिटी तक बात ले जाए। थर्ड, नीड टू हैव प्योरिटी इन पॉलिटिक्स एंड कन्विक्शन, स्टे ऑन कन्विक्शन इज अ रूल बट नॉट एन एक्सेप्शन एंड हैज टू बी ड्रॉन इन द ओनली द केस। Challenges क्या है कि मोदी does not constitute a well defined identifiable class because Muslims and Parsis also use maximum punishment की क्या जरूरत थी? Whether the Gujarat High Court or whether the any other court consider these two things: first, rejection of the mandate of the electorate, and second, huge burden on the exchequer of the other. Third, parliamentarians and especially the opposition has to be very vigilant and critical, and they have to connect with the street, and hence they have to play the street politics, and hence the focus should not be on the tone and tenor, rather the focus should be on the essence and spirit of the speech made. Complainant Purnesh was not an aggrieved person and had no right to file the complaint. केरला हाई कोर्ट से भी हम लोग सीख। पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या है? पॉसिबल सॉल्यूशंस अगर हम लोग बात करते हैं तो पॉसिबल सॉल्यूशंस यही है कि आपको जब तक एक पर्टिकुलर एमपी को फाइनली अपर कोर्ट से उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाता है, उसको कन्विक्ट नहीं किया जाता है, तब तक उसको किसी तरीके का मदद आपको मिलना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ जो लोकसभा सेक्रेटेरिएट है वो फटाफट तुरंत एक बार कन्विक्ट हुआ अगले दिन वो डिस्क्वालिफिकेशन रिलीज कर देती है, और अगर ऑपोजिशन का मेंबर है तो तुरंत हो जाएगा, और अगर मान लो रूलिंग पार्टी का ही कोई एमपी है तो उसके में सेक्रेटेरिएट काफी वेट एंड वॉच गेम खेलती है। तो ये आपके प्रॉब्लम है। तो अब देखो इससे प्रॉब्लम क्या है कि ये पूरे चीज को आप समझो, बहुत सारे एस्पेक्ट। फंडामेंटल क्या है कि आप देखिए कि ऑलरेडी आज ऑपोजिशन का हालात काफी खराब है। हाँ, हमने इंडिया और ये सब चीजें इंडिया करके एक ऑपोजिशन ने ब्लॉक बनाया है, but the problem currently the country is facing is that we have a lack of face in the opposition. अगर आप उसमें देखेंगे lack of face में, तो at least there is one face which represents the grand old party, Indian National Congress, is the Rahul Gandhi. So I'm not going with the merits of the case. This is up to the Honorable Supreme Court to decide whether the case इस पे stay लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए. But I'm just trying to say that we should have an active opposition, और एक्टिव अपोजिशन को विजिलेंट और इस तरीके से होना चाहिए, एंड जस्ट बाय डिबारिंग हिम, बिकॉज अगर मान लो इस पे कन्विक्शन नहीं लगता है तो राहुल गांधी 2 साल जेल जाएंगे, और उसके बाद अगला 6 साल मतलब 8 साल तक इफेक्टिवली यू विल नॉट बी एबल टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। सो दैट विल बी अगेन अ वेरी ग्रेव कॉन्सिक्वेंस फॉर द ऑपोजिशन इन अ कंट्री लाइक अस, एंड हेंस इसमें कुछ ना कुछ आपको चीजें में देखना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट को आई थिंक सो ये सारे एस्पेक्ट्स को लेके जजमेंट देना चाहिए। ऑपोजिशन का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, क्या 2 साल सजा डिजर्व करता है या 1 साल 9 महीने नहीं कि उसे डिस्क्वालिफिकेशन बच जाए। सो ऑल दिस पॉइंट नीड्स टू बी कंसिडर्ड बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, और इसके जजमेंट के ऊपर आप वेट करके इसको चेक कर सकते हो क्या आएगा जजमेंट। तब तक इस वीडियो से आप काम चलाएं और समझे इस चीज। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आया होगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल सकता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन जस्ट टाइप दैट थिंग इन द कमेंट बॉक्स। प्लीज गेट स्टे ट्यून टू आवर चैनल, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।